आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीन से ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और पूरे अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हमको बहुत सारे मशीन्स के बारे में स्टडी करना है, जिसमें से ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन्स हैं, डीसी मशीन्स हैं। तो इन सारे मशीन्स का कंस्ट्रक्शन और उनके वर्किंग प्रिंसिपल और उनके से रिलेटेड जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम लॉजिकली क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज हम गेन करेंगे विच इज़ रिलेवेंट टू आवर एग्जामिनेशन। ओके, तो ट्रांसफार्मर में ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम source to load by changing voltage and current level without change in frequency। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है ना, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो करंट और वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, करंट और वोल्टेज को के लेवल को चेंज करता है, बट द एट सेम टाइम आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। और बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है उसका एक ही काम है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, कहाँ से कहाँ, सोर्स टू लोड। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट होता है क्या, तो देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो जिसके पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। तो अक्सर करके हम ये देखते हैं कि जिसके पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता उसमें फ्रिक्शन लॉसेस कम होती हैं और फ्रिक्शन से रिलेटेड जो लॉसेस हैं अगर वो कम होंगी तो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, और वो कौन कौन सी क्वांटिटी को चेंज करेगा, वो चेंज करेगा वोल्टेज लेवल को और करंट लेवल को, बट एट द सेम टाइम वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट रहेगा एट द सोर्स और एट द लोड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डायग्राम हम लोगों को दिखाया गया है वो एक्चुअली बेसिक सेटअप है, किसका, बेसिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, जिसमें यहाँ पर आपका दिखाया गया है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर है आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग, और इस सेशन में अगर देखें सेकेंड हाफ में इधर तो ये है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोगों ने क्या किया है, एक वायर या एक कंडक्टर को हमने वाउंड किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है V1 और जिसका आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है V2। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल आगे सेशन में हम लोग करते जाएंगे कि यहाँ ये एंटर्न्स हैं, ये वाइंडिंग्स हैं, ये कोर हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड व्हाट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, द प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है कि विच रिसीव्स द एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, आपने एक हाफ में क्या किया है कि आपने सप्लाई दिया है और जो सप्लाई रिसीव करता है, मतलब सप्लाई से जो एनर्जी रिसीव करता है, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वो होगा, अब एक सोर्स हो गया जहां से आपने सप्लाई के थ्रू क्या किया, एनर्जी रिसीव की। अब सेकेंडरी देख लेते हैं, तो सेकेंडरी क्या है, विच डिलीवर्स द एनर्जी टू द लोड, जो क्या करेगा, लोड को एनर्जी डिलीवर करेगा। तो वो कौन सा वाइंडिंग हो गया, दैट वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में भी देख लिए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है
बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो ये एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि हाँ भाई इनके बीच में भी कोई कनेक्शन है क्या, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन है क्या जो पावर को इधर से उधर वो ट्रांसफर करने में क्या करे, मदद करे। तो यहाँ पर अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग हमको एक मैग्नेटिक कपलिंग देनी पड़ेगी। एक क्या देना पड़ेगा, वाइंडिंग्स के बीच में एक मैग्नेटिक कपलिंग देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो डिस्कशन है कि मैग्नेटिक कपलिंग, उसको थोड़े देर बाद कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक हो गया आपका स्टेप अप और दूसरा हो गया स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये है कि जब भी सोर्स को एलवी साइड है ना, सोर्स पर क्या लगा दिया जाए, एलवी साइड। एलवी कहने का मतलब क्या है, एलवी मतलब होता है कम वोल्टेज, कहने का मतलब लो वोल्टेज, कहने का मतलब क्या है, लो वोल्टेज। और एचवी कहने का मतलब है हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा क्या, हाई वोल्टेज, ये हो जाएगा हमारे लिए हाई वोल्टेज। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जहां सोर्स पर कौन सा कनेक्शन दिया जाता है, सोर्स को कौन सा साइड रखा जाता है, एलवी साइड, मतलब वहां पर सोर्स पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है, एंड लोड ऑन एचवी साइड, और लोड को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है हाई वोल्टेज के साइड। कहने का मतलब यहाँ पर सोर्स में क्या है, लो वोल्टेज है, बट यहाँ पर आपको लोड साइड कितनी कैसा आउटपुट मिलेगा, हाई वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पर लो वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज में लेवल जो है अपग्रेड हुआ है हाई वोल्टेज में। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल अपने को अपोजिट ही बताना है कि अगर सोर्स में आपने क्या लगा दिया, सोर्स में आपने हाई वोल्टेज का सप्लाई दे दिया या एचवी साइड को सोर्स से कनेक्ट कर दिया और लोड पर क्या कर दिया, एलवी साइड को आप कनेक्ट कर देते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज का लेवल हाई टू कहाँ जा रहा है, लो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसफार्मर भी हम लोगों ने देख लिए कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में एक स्टेप अप होता है जहां पर वोल्टेज का लेवल लो लेवल से हाई लेवल में जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहां पर वोल्टेज का लेवल सोर्स और लोड में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज का लेवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज का लेवल यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक, उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इसका दो टाइप हुआ है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर नाम का डिवाइस है उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इस ट्रांसफार्मर को अप्लाई या कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला मैंने जो यूज दिखाया है वो है पावर सिस्टम में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि पावर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं, और बाद में उसको हम ट्रांसमिट करने के बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो कैसा होगा, जनरेशन एंड में तो आपको जनरेटर, ऑल्टरनेटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, जो कि मशीन का एक हिस्सा है, उसे भी हम पढ़ लेंगे। ट्रांसमिशन एंड में क्या होगा, ट्रांसमिशन एंड में आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको वोल्टेज को अपग्रेड करके क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ठीक है, वोल्टेज को क्या करना है, अपग्रेड करके आपको ट्रांसमिट करना है, क्योंकि जनरेटर एंड में जो हमको वोल्टेज मिलता है वो ट्रांसमिशन अगर करते हैं तो ट्रांसमिशन के लॉसेस की वजह से उतने कम अमाउंट के वोल्टेज को हम ट्रांसमिट अगर करें तो हमको लॉसेस ही मिलेंगे। ठीक है, और एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमको कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि जनरेटर एंड के बाद जो आपको पावर मिला उसको क्या करना है, जो मतलब वोल्टेज लेवल मिला उसको आपको स्टेप अप करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड हम किस एंड को भेज देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन एंड को हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका जनरेटर एंड। ठीक, और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसमिशन
नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई यहाँ ट्रांसमिशन नेटवर्क और जनरेटर एंड के मतलब जनरेटर एंड के बाद और ट्रांसमिशन नेटवर्क के पहले हम लोग एक पावर ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो कौन सा टाइप का है, पावर ट्रांसफार्मर। तो ये पावर ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या है, पावर ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम ये है कि वोल्टेज लेवल को वो लो लेवल से कहाँ करता है, हाई लेवल में करता है और ट्रांसमिशन नेटवर्क को ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है टू द अपग्रेडेड लेवल विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इसी समय में आप देखिए कि आपने तो क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसके थ्रू, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। अब ट्रांसमिशन लाइंस के बाद जब आप इसको लोड सेंटर तक अगर देना चाहें तो लोड सेंटर कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड में, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसी हाई वोल्टेज को आप स्टेप डाउन करेंगे। कहने का मतलब उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में आप कन्वर्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, टू द लोड डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू आप क्या कर रहे हो कि हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन एंड से जो हाई वोल्टेज लेवल का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिला है उसको हमको ट्रांसफार्मर की मदद से, कैसे ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से उसके लेवल को हम लो करेंगे और क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे टू द लोड। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई पावर सिस्टम की। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन में इसका क्या काम है। तो कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करती है माइक्रोफोन के आउटपुट एंड में। ठीक है, माइक्रोफोन के आउटपुट एंड में ये क्या करती है, कनेक्ट करती है टू फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बेसिकली आप जो बोल रहे हो, जैसे हम अभी माइक्रोफोन से अगर बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन से जब हम लोग की जो वॉइस है, वॉइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पावर है या जो स्ट्रेंथ है इस सिग्नल की वो बहुत ही लो होती है। तो लो होने की वजह से उसका वोल्टेज लेवल भी लो होता है। तो वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की मदद लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है और किसको देता है, एम्पलीफायर को। बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इसको यूज इसलिए किया जाता है कि आपका वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाए। और एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर आपका वो वॉइस सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है उसके सिग्नल के स्ट्रेंथ या सिग्नल के पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सर्किट, देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। तो यहाँ पर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सर्किट में जो है ट्रांसफार्मर का यूज ये है कि वो इम्पीडेंस को क्या करवा सके, मैच करवा सके, इम्पीडेंस मैचिंग हो सके। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्पीडेंस मैचिंग जो टर्म है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कभी भी क्या होता है कि इम्पीडेंस मैचिंग जो कहने का मतलब ये है कि आप इंटरनल जो रेजिस्टेंस है या इंटरनल जो इम्पीडेंस है और लोड इम्पीडेंस को अगर बराबर ले लिया जाए या वो दोनों बराबर हो जाएं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे इम्पीडेंस मैचिंग। अब ये इम्पीडेंस मैचिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इम्पीडेंस मैचिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये मैक्सिमम पावर क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। ये क्या कर सके, मैक्सिमम पावर को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूज है कि वो बेसिकली काम क्या है कि उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ताकि उसका इम्पीडेंस मैच हो जाए, और अगर इम्पीडेंस मैच हो जाएगा तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करेंगे क्या, जब हम लोगों को ऐसे सिस्टम में ट्रांसफार्मर को देना पड़ेगा या स्टेप डाउन या स्टेप अप करना पड़ेगा जब दो आइसोलेट सिस्टम आपके पास हो। ठीक है, दो आइसोलेट सिस्टम को अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से उनको क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है,
In power electronics, transformer is used for pulse gate triggering. ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली क्या है कि जैसे एसईआर्स हो गए, थायरिस्टर्स हो गए, इनको जब हम ऑपरेटिंग रीजन में लाना होता है तो अपन गेट ट्रिगरिंग देते हैं या फायरिंग देते हैं ताकि एसईआर क्या हो सके, एसईआर ऑपरेट कर सके। तो ऐसे के लिए क्या होगा, हाई वोल्टेज या हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है एट द एंड ऑफ गेट ट्रिगरिंग में। तो वहां पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे ताकि इन्हीं वोल्टेज या करंट के लेवल को हम क्या कर सकें, इंक्रीज करके गेट ट्रिगरिंग में मदद कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने एक इनिशियली एक नोट पॉइंट दिया है, उसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये हम लोग क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि वोल्टेज लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर के थ्रू मतलब एम्पलीफायर जैसा वर्क कर रहा है, लेकिन एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर दोनों बहुत ही अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ पैसिव डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अ पैसिव डिवाइस। और पैसिव डिवाइस क्या करता है, पैसिव डिवाइस कभी भी आपको एनर्जी गेन या कोई पावर एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकता। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है। वहां पर जो चेंज नहीं कर पाता वो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है पावर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इज अ पैसिव डिवाइस, इट कैन नॉट इंक्रीज पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है, वो सिग्नल के पावर को या सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी एम्पलीफिकेशन की। तो ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ यही करता है कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, और वो अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करता है तो एट द सेम टाइम उसका करंट रिड्यूस होगा। अगर वो करंट को इंक्रीज करता है तो एट द सेम टाइम वो क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। अब एम्पलीफायर की अगर बात करें तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर आपको एम्पलीफाई करके देता है, तो वो वोल्टेज के लेवल को भी इंक्रीज करता है और करंट के लेवल को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर को आप नहीं बोल सकते कि वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, बिकॉज इट इज अ पैसिव डिवाइस। ठीक है, और पैसिव डिवाइस की तो खासियत यह है कि वो एनर्जी सिर्फ रिसीव करना जानता है, डिलीवर करना जानता ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन, टाइप्स और वाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो क्लास हम लोगों ने आज अरेंज किया है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम सोर्स टू लोड, है ना। फ्रॉम सोर्स टू लोड जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये होगा क्या कि इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में, किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता। बेसिकली हमारा एम ये रहता है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में ऐसा कोई करंट फ्लो ना हो, करंट उनके बीच में फ्लो ना हो, या किसी वो कनेक्टिंग वायर से उनके बीच में कोई करंट फ्लो ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या अरेंज किया है, इसके लिए हम लोगों ने ये दिया है कि हम लोग इन दोनों वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को कपल्ड करेंगे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से जो क्या करेगा, जो एनर्जी ट्रांसफर को अलाउ करेगा इन अदर डायरेक्शन, या तो फिर वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कपल्ड। ठीक है, कपल्ड। अब यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि कपलिंग कितने टाइप्स की होती है ना। तो by means of magnetic field, and it allows energy transfer either direction, in either direction, high voltage to low voltage और low voltage to हाई वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मैकेनिज्म अपनाया है ट्रांसफर में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम सोर्स टू लोड ट्रांसफर करने के लिए, वो है मैग्नेटिक कपलिंग। वो क्या है, मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक, तो मैग्नेटिक कपलिंग देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कपलिंग के कितने मतलब टाइप्स हैं।
ठीक है। तो कपलिंग के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसमें हम लोगों को हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी ज़रूरत होती है हम उसी को ले रहे हैं। बेसिकली हमको 3 कपलिंग की ज़रूरत होती है। एक है इलेक्ट्रिकल कपलिंग, दूसरा है मैकेनिकल कपलिंग और तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक कपलिंग। तो इलेक्ट्रिकल कपलिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कपलिंग में आप वायर कनेक्ट करके क्या करो, करंट को फ्लो कर दो, ठीक है, करंट को फ्लो कर दो, ठीक। मैकेनिकल कपलिंग में क्या होगा, आपको फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि जब भी टरबाइन फैन पर कोई मतलब जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में देख लेते हैं कि वाटर जो होता है फॉल डाउन होता है और फॉल डाउन होके कहाँ पर जाता है, सीधे टरबाइन फैन पे। टरबाइन फैन फिर रोटेट करने लगती है और टरबाइन फैन से लगा हुआ शाफ्ट जो है वो जनरेटर एंड को कनेक्ट होता है। फिर जनरेटर क्या होता है, ऑपरेट होता है और इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। इन दिस केस जो टरबाइन में लगा हुआ शाफ्ट है वो किससे कनेक्टेड है, वो जनरेटर एंड से कनेक्टेड है। कहने का मतलब शाफ्ट और टरबाइन के बीच में कैसा कपलिंग है, मैकेनिकल कपलिंग है, ठीक है। उनके बीच में कैसा कपलिंग है, मैकेनिकल कपलिंग। लेकिन हमारे लिए जो ट्रांसफार्मर में जो इम्पोर्टेंट है कपलिंग वो है अपने पास मैग्नेटिक कपलिंग। तो मैग्नेटिक कपलिंग में ऐसा क्या है, तो मैग्नेटिक कपलिंग में आप क्या फ्लो करोगे, ना तो आप करंट फ्लो कर सकते हो ना ही कोई फिजिकल कनेक्शन दे सकते हो। तो उसको देना क्या है, उसको देना है फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, फ्लक्स के फिनोमेना के थ्रू क्या करेंगे, फ्लक्स के थ्रू हम लोग अलाउ करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम सोर्स टू लोड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फ्रॉम सोर्स टू लोड ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब वोल्टेजेस की बात करते हैं तो ये बोल देते हैं कि हाँ ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है या सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप प्राइमरी वाइंडिंग में एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसा उसका लेवल अपग्रेड करते हो। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाते हो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाते हो, स्टेप अप और स्टेप डाउन के थ्रू। तो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज या सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज ये हम लोग बोल नहीं सकते। हमको क्या प्रेफर करना चाहिए, हमको ये प्रेफर करना चाहिए कि हम क्या बोलें, हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज, ठीक है। ये क्या है कि वाइंडिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वाइंडिंग फिक्स्ड नहीं है, बट हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ये लेवल ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये लेवल क्या रहेगा, हमेशा ही फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमको करना क्या है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर किसी भी मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर देखा जाए तो सबसे इनिशियली जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्या कर लो, पहले इंजीनियरिंग मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आप कंस्ट्रक्शन में मतलब किसी मशीन के डिज़ाइन में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको हम लोग क्या कर लें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी क्या कर लें, पढ़ लें, ठीक है। अब उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी गेन ये सब के बारे में या इंड्यूस्ड जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको जानने के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन को थोड़ा सा और स्टडी करना रहता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतने मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को अगर पूरा लेके चलेंगे तो ये पूरा सिलेबस बल्कि हो जाता है। तो हम लोग उसी वे में पढ़ेंगे जैसा एग्ज़ाम में हमारे आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आप बड़े ध्यान से ही देखिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर हम लोग देखने जाएं तो हमारे पास ट्रांसफार्मर के मेनली दो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेनली दो पार्ट है हमारे पास, एक है कोर और दूसरा है वाइंडिंग, ठीक है। एक है आपके पास क्या, एक है आपके पास कोर और दूसरा है वाइंडिंग, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम कोर के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कोर का हर एक जो कंस्ट्रक्शन के लेवल पे कैसे होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होनी चाहिए, जो कोर मटेरियल आपने लिया है, तो ये सारा डिस्कशन हम आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो कोर में देखिए अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोर और वाइंडिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि ट्रांसफार्मर के पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, राइट।
प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और वो क्या है, वो और कोर क्या होता है कि इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो आपने वायर वाउंड किया है तो वो किस पर वाउंड किया है, तो वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर आप ये वाइंडिंग्स को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, ठीक है, उसको लपेट देते हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड अराउंड अ फेरोमैग्नेटिक कोर, ठीक है। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर बनाएंगे और उस कोर के ऊपर अपन बढ़िया कॉपर वायर से उसको क्या कर देंगे, वाउंड कर देंगे, उसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देंगे। तो ये दो वाइंडिंग्स हमारी क्या हो गई, बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब ये है कि हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि हमको करंट प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो नहीं करना है। ये हमारा मेन एम है कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको करंट को फ्लो नहीं करवाना है। तो करंट को फ्लो नहीं करवाना है तो हम क्या करें, कोर भी क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो भी तो आयरन है, तो वो तो कंडक्टिविटी देगा ही, उसमें भी करंट का कंडक्शन होगा। तो क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वाइंडिंग से कोर को सेपरेट करना होता है, वाइंडिंग से कोर को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो कोर और वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन। हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेशन, जिसकी मदद से क्या होगा कि कोर और वाइंडिंग में, क्योंकि वाइंडिंग में तो करंट फ्लो होगा और वो कोर से क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। दोनों को वो सेपरेट करके रखेगा, किन किन को, वाइंडिंग को और कोर को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वाइंडिंग का जो करंट है वो कोर से कनेक्ट हो और कोर क्या है, दोनों वाइंडिंग से कनेक्ट है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग से हम चाह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो ना हो, लेकिन कोर की मदद से क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। तो ऐसा तो हम चाहते ही नहीं, ऐसा हमारे डिवाइस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो अब प्राइमरी वाइंडिंग से क्या करे, सेकेंडरी वाइंडिंग में एनर्जी कुछ इलेक्ट्रिक कपलिंग के थ्रू ट्रांसफर करे। हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी ऐसा कनेक्शन ना हो और वो मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू क्या करे, एनर्जी को ट्रांसफर करे। तो इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वाइंडिंग और कोर को हमको सेपरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन को भी देखेंगे कि किस किस तरीके से उसको इंसुलेट हम कर सकते हैं, कोर और वाइंडिंग्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखना है हमको, वो देखना है कोर को, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का कोर होता क्या है, कैसे, किस मटेरियल से बनता है, उसका वर्क क्या है, क्यों कोर को हम लगा के रखे हैं, कितने टाइप्स के कोर होते हैं जिससे ट्रांसफार्मर का टाइप ही बदल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कोर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोर के लिए क्या है, देखिए, कोर के लिए सबसे पहले हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कोर को किस मटेरियल का होना चाहिए। तो उस मटेरियल के पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमारे ट्रांसफार्मर को बनाने के लायक हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि हाई परमिबिलिटी, ठीक है, एंड लो रिलेक्टेंस। इसको क्या चाहिए, इसको ये चाहिए कि इसके पास क्या हो कि हाई परमिएबिलिटी हो और लो रिलेक्टेंस हो। एक्चुअली लो रिलेक्टेंस को, ये रिलेक्टेंस टर्म को भी आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में भी काफी डिटेल डिस्कशन होना है। तो ये रिलेक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन म्यू इंटू ए। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू क्या है, परमेबिलिटी है। अगर अपन म्यू को क्या कर सकते हैं, अगर हम म्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या कि उसका रिलेक्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो ऐसा मटेरियल आपको चूज करना है जिसमें परमेबिलिटी क्या हो, हाई हो, और रिलेक्टेंस क्या हो, उसका लो हो, ठीक है। तो जनरली अगर अपन कोर को ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोर को अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या लेना पड़ेगा। जनरली अगर कोर और ऐसे अगर बनाना चाह रहे हैं तो जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो है सिलिकॉन स्टील। और यहाँ पर मेंशन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एक है आपके पास सिलिकॉन स्टील और दूसरा है मोर स्पेसिफिकली CRGO स्टील, CRGO स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मतलब
जनरली जो कोर हम लोग बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में ये प्रॉपर्टी ही है कि उसका जो परमेबिलिटी है वो हाई होता है और उसका रिलक्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब ये CRGO जो है वो हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में भी पढ़ेंगे कि CRGO स्टील क्या होता है, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि CRGO एक ऐसा स्टील है जिसके ऊपर क्या करते हैं अपन, रोलर चला देते हैं। ठीक है, एक रोलर चला दिया जाता है और जिस डायरेक्शन में क्या है हमको हाई परमेबिलिटी चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप क्या कर दो, उसके ऊपर रोलर चला दो। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो परमिएबिलिटी है वो हाई हो जाती है, उसका रिलक्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जिसका रिलक्टेंस लो होता है उसमें हिस्टैरिसीस जो लॉस लूप है वो भी क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग डिस्कशन है वो हिस्टैरिसीस लॉस में भी अपन करेंगे। ठीक है, तो उसको उस हिस्से में और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमको कोर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, हमको ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसमें हाई परमेबिलिटी हो और लो रिलक्टेंस हो। तो ऐसे मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हैं, सिलिकॉन स्टील और CRGO स्टील। ठीक है, तो ये दो मटेरियल है हमारे पास, वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया भी है कि वाइंडिंग्स आप किसको लेंगे, कोर आप किसको लेंगे। तो एक ये स्टील प्लेट हो गई, इस स्टील प्लेट को आपको क्या कंसीडर करना है, कोर, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ये वायर को हम लोगों ने वाउंड कर दिया है। और यही वाउंड वायर जो दोनों साइड में, बेसिकली क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को मतलब बनाने के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन हमको दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि वाइंडिंग्स हो गए, सॉरी वाइंडिंग के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन हम लोग अभी कोर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए पता चल गया कि हाँ कौन से स्पेसिफिक हमको मतलब मटेरियल का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट में कि मैग्नेटिक कोर के बारे में, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक कोर ही हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने लिया ही है कि मैग्नेटिक कपलिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कोर को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोगों ने डायग्राम ये प्रोवाइड किया है। तो इसमें क्या है कि ये हम लोगों ने कोर को सीधा एक सिंगल स्टील ना यूज करते हुए क्या कर दिया है, ऐसे बहुत सारे पीसेस को क्या कर दिया है, ज्वाइन टुगेदर कर दिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीसेस को क्या कर दिया है, ज्वाइन टुगेदर कर दिया है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा जाए, ठीक है, इसका अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, स्टील लैमिनेशन। ठीक है, स्टील लैमिनेशन कहने का मतलब ये है कि आप इसी मतलब जो कोर मटेरियल में जो आपने स्टील यूज किया है उसको पतली पतली पट्टियों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पतली पतली पट्टियों में डिवाइड कर दो। उसके बाद उसके एक पट्टी और दूसरी पट्टियों के बीच में क्या देना है, आपको इंसुलेशन देना है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन बनाए हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाली जो लाइन बनी हुई है दैट इज इंसुलेशन, और ये जो पोर्शन है वो है हमारे लिए स्टील लैमिनेशन। ये क्या होगा, स्टील लैमिनेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि जो कोर कंसिस्ट करता है क्या, थिन स्टील लैमिनेशन होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एकदम पतली पतली पट्टियों में क्या करना है, उसको जो स्टील है उसको आपको कट कर लेना है और उसको स्टील लैमिनेशन, वही होगा हमारा क्या, स्टील लैमिनेशन। और उस स्टील लैमिनेशन को अपन क्या करेंगे कि रिवेटेड कर देंगे। ठीक है, मतलब एक साथ ऐसे ज्वाइन करके उनको कस दिया जाएगा किसी भी पेचकस या इसके थ्रू। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं क्या कि 50 हर्ट्ज का हम लोगों को कोई ऐसा ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर मिले, तो उसमें हम कोर में इन्हीं स्टील लैमिनेशन का जो थिकनेस है वो कितना रखें। तो स्टील लैमिनेशन का जो थिकनेस है वो है 0.35 mm। 0.35 mm का थिकनेस का आपको ऐसे पतली पतली शीट लेनी है और उसको ऐसे ज्वाइन टुगेदर कर देना है, ऐसे पूरा ऐसा अरेंज कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये स्टील लैमिनेशन ले क्यों रहे हैं,
ठीक है। स्टील लैमिनेशन की रिक्वायरमेंट हमको पड़ क्यों रही है? तो स्टील लैमिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हम सिंगल स्टील यूज करने जाते हैं तो हमको जो लॉस देखने के लिए मिलता है वो है एडी करंट लॉस। ठीक है, हम लोग को जो लॉस देखने के लिए मिलता है वो क्या है? एडी करंट लॉस। अब ये देखो, ये अभी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें एडी करंट के लॉस के बारे में आपको इतना जानना नहीं है कि कैसे मतलब इंड्यूस्ड हुआ, कैसे उसको कम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, अभी इसके पीछे नहीं जाना। जब इसका सेक्शन आएगा तो इसको भी अपन डिटेल पढ़ लेंगे कि हाँ एडी करंट लॉस कैसे होता है। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्शन के वे पे आप सिर्फ ये देखते जाइए कि हाँ ये अगर सिंगल स्टील को यूज करते हैं तो एडी करंट लॉस इंक्रीज होता है या एडी करंट लॉस मिलता है अपने को। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को कैसे ओवरकम करना है, तो ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम करने के लिए आप क्या करो, उसके थिकनेस को क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। उसके थिकनेस को क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। किसके थिकनेस को? स्टील लैमिनेशन आपने जो दिया है उसके थिकनेस को आप रिड्यूस कर दो। तो हम लोगों ने कितना रिड्यूस कर लिया? 0.3 mm, 0.35 mm हम लोगों ने रिड्यूस किया। तो ऐसा अगर रिड्यूस थिकनेस के साथ अगर आप लैमिनेशन प्रोवाइड करते हो तो आपका जो एडी करंट लॉस है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, एडी करंट लॉस जो है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर बेसिकली मैंने इसका ये फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है। ये फॉर्मूला हमको आगे लॉसेस में भी पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको एडी करंट का जनरेशन और उसका ओवरकम कैसे किया जाए ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि उस सेक्शन से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्शन वाइज में जितना क्वेश्चन हमको बन पाता है हम उतने ही टॉपिक पे क्या करें? कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एडी करंट लॉस का मैंने फॉर्मूला दिया है कि पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 6p। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर जो हम लोगों ने यूज किया है वहां पर टी क्या है? तो टी इज द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। जो स्टील लैमिनेशन आपने दिया है उसकी मोटाई कितनी है वो अपने को देखनी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एडी करंट लॉस। ठीक है, तो जब जब आप थिकनेस को अगर बढ़ाते हैं तो एडी करंट लॉस ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे आप थिकनेस को क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो हमारा मेन एम ये है कि एडी करंट लॉस हमारे पास ना हो, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? इन्हीं स्टील लैमिनेशन के जो थिकनेस है उसको क्या करोगे? कम करोगे। ठीक है, तो स्टील लैमिनेशन का जो थिकनेस है अगर हम कम करते हैं तो हम एक लॉस को क्या कर देते हैं? एक लॉस से हम ओवरकम कर जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जो कि है एडी करंट लॉस। ठीक है, आगे देखिए, जो एडी करंट लॉस है उसके लिए तो चलो ठीक है कि हाँ एडी करंट लॉस है। तो एडी करंट लॉस को बचने के लिए हम लोग लैमिनेशन को देते हैं, लैमिनेशन दे रहे हैं। लैमिनेशन के बाद अपन क्या करना है कि कोर और इनके बीच में क्या करेंगे? इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक लैमिनेशन से दूसरे लैमिनेशन में भी क्या ना हो? एक लैमिनेशन से दूसरे लैमिनेशन में भी करंट पास ना हो, या जो करंट बिल्कुल इन दोनों में ऐसा इंटरैक्ट ना हो। बेसिकली हम लोग कोर में तो हमको करंट देखना ही नहीं है। ठीक है, फिर ये एडी करंट कहाँ से आया? तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्या करेंगे? आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, टू कट द पाथ ऑफ एडी करंट, to cut the path of eddy current into multiple smaller paths, the silicon steel lamination are separated by insulation। सेपरेटेड बाय इंसुलेशन कहने का मतलब मैंने कहा क्या कि अभी ये कोर में अगर सपोज एडी करंट अगर जनरेट हो जाता है, अगर एडी करंट अगर आ गया तो एडी करंट इस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और इससे ऐसे ऐसा क्या होगा? इंटरैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक में अगर एडी करंट है तो दूसरे में भी एडी करंट आ गया, और हम लोग तो अपने कोर में ऐसा कोई करंट चाहते नहीं है, इसलिए हमारे लिए क्या है? ये लॉस फॉर्म है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये लॉस फॉर्म है। तो एक स्टील लैमिनेशन को दूसरे स्टील लैमिनेशन के एडी करंट से बचाने के लिए आप क्या चाहोगे कि इनके बीच में भी क्या कर दिया जाए?
इनके बीच में भी एक आप इंसुलेशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो टू कट द पाथ ऑफ एडी करंट, मतलब एडी करंट के पाथ को कट करने के लिए आप क्या चाह रहे हो कि ऐसे मल्टीपल स्मॉलर पाथ बनाएंगे, कहाँ पर, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन में, और उसको सेपरेट करेंगे, किससे, सेपरेट करेंगे विद इंसुलेशन से, ठीक है, सेपरेट करेंगे इंसुलेशन से। तो ये जो है इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करना है हर एक स्टील लैमिनेशन के बीच में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई थिकनेस बढ़ानी है, तो थिकनेस कम करनी है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग और भी अगर थिकनेस को और कम कर देंगे तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर ऐसे ही थिकनेस कम करोगे प्लेट्स की, तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। या तो ऐसा होता है कि वो क्या होता है, ऐसे ऐसे पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि थिकनेस को इतनी भी कम नहीं करनी है कि वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक। तो हम लोग ये जो इंसुलेशन भी दे रहे हैं वो एडी करंट का एक स्टील लैमिनेशन से दूसरे स्टील लैमिनेशन में पास ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो स्टील लैमिनेशन के बीच को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये इंसुलेशन कौन से मटेरियल से आप प्रोवाइड करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि चाइना क्ले यूज कर सकते हो, जापान वार्निश यूज कर सकते हो, या इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज कर सकते हो, या फिर है आपके पास ऑक्साइड पेंट्स यूज कर सकते हो। तो ये चारों जो मटेरियल हैं वो आपको याद रखने हैं कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये जो चारों मटेरियल हैं वो हमारे स्टील लैमिनेशन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, स्टील लैमिनेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेपरेट रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। तो इस इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है या जिस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, दिस आर चाइना क्ले, जापान वार्निश, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्साइड पेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू भी हम एडी करंट के पाथ को अगर कट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एडी करंट का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि ऐसे स्टील लैमिनेशन आपने दे दिया, स्टील लैमिनेशन को आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर दूर नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग ऐसे उसको रिवेटेड कर देते हैं और वो पेचकस में कस देते हैं। सपोज ये अगर टाइटली रिवेटेड नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये सारे जो स्टील मतलब लैमिनेशंस हैं अगर वो टाइटली रिवेटेड नहीं हुए तो क्या होगा, तो टाइटली रिवेटेड अगर नहीं होगा तो उन स्टील लैमिनेशंस के बीच में क्या आ जाएगा, उन स्टील लैमिनेशंस के बीच में एयर गैप आ जाएगा। और एयर गैप हमारे लिए है खतरनाक, क्योंकि एयर गैप अगर आपके स्टील लैमिनेशन में अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है या एयर गैप बन जाता है तो एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एयर गैप इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कौन, रिलक्टेंस। और हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही देख लिया है कि हमारा जो कोर मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा कोर मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमारा कोर मटेरियल हाई परमिबिलिटी तो होगी लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिलक्टेंस क्या मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए, ठीक है। रिलक्टेंस क्या मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए। तो आप भाई जो भी सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन है उसको इतना टाइटली रिवेटेड करो, इतना टाइटली उसको कस दो कि क्या हो जाए, उनके बीच में एयर गैप ना आए। अगर एयर गैप इन केस अगर एयर गैप आ जाता है तो उसका रिलक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर के रिक्वायरमेंट में है ही नहीं। हमारे ट्रांसफार्मर को बनाने का जो रिक्वायरमेंट है कि आपके मटेरियल के पास जो कोर मटेरियल आपने यूज किया है दैट कंटेन हाई परमिबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस, ठीक है, वो लो रिलक्टेंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कोर के बारे में तो देख लिया कि कोर पे कैसा मटेरियल है, स्टील लैमिनेशन देना चाहिए,
क्या देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कोर का भी कोई अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है क्या हमारे पास। तो हाँ भाई, हमारे पास कोर का जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप है, एक है कोर टाइप है और एक है हमारे पास शेल टाइप। ठीक है, तो ये दोनों का जो ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन है वो कोर के हिसाब से भी अलग अलग कैरेक्टराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले किसको देखना है, कोर टाइप को। तो जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर का, राइट, वो जो बेसिक जो डायग्राम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिक डायग्राम कैसा रहता है, बेसिक जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं ये ऐसा कोर बना दिए। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, कोर बना दिया। कोर बनाने के बाद हम लोगों ने ये वाउंड कर दिया वायर, और इसको बोल दिया क्या कि ये प्राइमरी है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग का ये हम लोगों ने क्या कर दिया, वायर वाउंड कर दिया, और इसको बोल दिया क्या कि ये सेकेंडरी है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन ऐसा होता ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर का ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन होता कैसा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया है, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोगों ने स्टील लैमिनेशन ऐसा यूज किया, इसको तो 2D में आप ऐसे ही देख पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कैसा है, तो वाइंडिंग्स जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर एलवी का पहला टर्न, मतलब अगर सपोज यहाँ पर मेरे को एलवी के 20 टर्न लगाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एलवी के मैंने क्या किए, इधर और इधर। अच्छा, ये एक बात और है कि हम लोग जब भी कोर में वाइंडिंग्स को, जैसे ही वाइंडिंग कनेक्ट करने वाले रहते हैं या वाइंडिंग को वाउंड करने वाले रहते हैं, तो इस वाइंडिंग से वाउंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कोर पर एक इंसुलेशन पहले लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोर के बाद पहले क्या आएगा, कोर के बाद पहले इंसुलेशन आएगा, देन आफ्टर आपको क्या करना है, वाइंडिंग को वाउंड करना है। तो ये हम लोगों ने एलवी, ठीक है, ये एलवी हो गया, ये एचवी वाइंडिंग हो गई। तो ये ऐसा दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया है, एलवी वाउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा है कि यहाँ पर से करंट क्या हो रहा है, एंटर, यहाँ पर से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ पर से एलवी के इस एंड से क्या हो रहा है, करंट निकल रहा है, इसीलिए क्रॉस और डॉट मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एचवी देखें तो एचवी का करंट अगर ये एलवी के बाद आपको एक एचवी का वाइंडिंग देना है, फिर ऐसे करते करते मतलब एक एलवी, एक एचवी, एक एलवी, एक एचवी, ऐसे आपको क्या करना है, वाइंडिंग को वाउंड करते चले जाना है। ठीक है, और इन वाइंडिंग्स के बीच में आपको क्या देना है, इन वाइंडिंग्स के बीच में आपको देना है इंसुलेशन। ये जो खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, दैट इज इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड, सॉरी, हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हो गया इंसुलेशन। ठीक है, ये इंसुलेशन है। ठीक है, जो एलवी और एचवी वाइंडिंग को क्या करेगा, सेपरेट करके रखेगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो ये जो सेटअप है वो हम लोग दोनों एंड में करेंगे, कोर के इस लिम्ब में भी करेंगे, लेफ्ट लिम्ब में भी करेंगे और राइट लिम्ब में भी करेंगे। जैसे आपको सपोज टू बी 20 टर्न्स क्या करने हैं, एलवी के देने हैं, 20 टन्स क्या करने हैं, एलवी के देने हैं, और सपोज 100 टन्स जो है वो एचवी के देने हैं। ठीक है, तो 20 टन्स जो एलवी का जो हम लोग देंगे, उसमें क्या करेंगे कि राइट लिम्ब पर 10 टन उधर लगाएंगे और लेफ्ट लिम्ब पर उधर 10 टन अलग लगाएंगे। वैसे ही अगर एचवी के टन्स की बात करें तो एचवी टन्स में भी क्या होगा, 100 टन्स है तो 100 टन्स में राइट लिम्ब पर हम 50 टन्स प्रोवाइड करेंगे और लेफ्ट लिम्ब पर कितना करेंगे, 50 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो, देखो डायग्राम अच्छे से देखो, डायग्राम पे ही सारा चीज है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कोर को रखा है अंदर और वाइंडिंग को उसके ऊपर क्या कर दिया है, लपेट दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि कोर में क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड रख रहे हैं और वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ही लपेट दे रहे हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग आपका आउटर में है और कोर क्या है, इनर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, in core type transformer same amount of flux flow throughout the core। देखिए
यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट, ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सारे जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही एरिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि फाई इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ए, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये एरिया बेसिकली लेंगे कैसे, कहाँ से लेंगे हम लोग, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमको ऑफर करेगा। ठीक है, या फ्लक्स हमको जो ऑफर करेगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना कौन सा है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको क्या लेना है, स्टील लैमिनेशन का। सपोज मैं पीछे डायग्राम में बता देती हूँ कि ये जो स्टील लैमिनेशन जो मिला है ना, उसी में हम लोगों को क्या करना है, वही हमको क्या ऑफर करेगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑफर करेगा, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, स्टील लैमिनेशन, जो सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन है वो क्या कर रहा है, ये एरिया हमको दे रहा है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, नेट क्रॉस सेक्शनल या नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हो गया नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, और ये अगर हम लोग इंसुलेशन और स्टील लैमिनेशन दोनों का एरिया अगर ज्वाइन टुगेदर कर दें, दोनों का मतलब ग्रॉस एरिया निकाल लें, तो उसको बोलेंगे हम ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन भूल गई थी, हाँ, तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो अब ये बताइए कि जो फ्लक्स हमको ऑफर होगा, ठीक है, ये जो फ्लक्स हमको ऑफर होगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टील लैमिनेशन, है ना, मैंने तो बता ही दिया कि स्टील लैमिनेशन से क्या होगा, ये फ्लक्स ऑफर होगा। तो यहाँ पर जो एरिया लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या लिया है, ये एरिया जो लिया हुआ है, ये एरिया इज नथिंग बट नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसको हम लोग AN कर लेते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां से हमको क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ऑफर होगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसीलिए बोल दिया है कि फ्लक्स तो ऑफर हो गया। ठीक है, एक और इसमें फैक्टर है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्टैकिंग फैक्टर होता है एक। ठीक है, स्टैकिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये स्टैकिंग फैक्टर होता क्या है, स्टैकिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब है स्टील लैमिनेशन का जो एरिया है डिवाइडेड बाय, नीचे में अपन डिनोमिनेटर में क्या देंगे, स्टील प्लस इंसुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है ही ज्यादा, क्योंकि उसमें स्टील प्लस लैमिनेशन, मतलब लैमिनेशन स्टील प्लस इंसुलेशन दोनों का एरिया एडेड है, और ऊपर में खाली क्या है, स्टील लैमिनेशन का एरिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से लेस होगी, हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। दिस इज लेस देन 1। तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू अगर देखा जाए, अगर ट्रांसफार्मर कोर के हिसाब से, तो ये होता है 0.9। ठीक है, और अगर अपने को अब हम लोग पूछेंगे क्या कि हमको जैसे फ्लक्स अगर निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फाई इज इक्वल टू बी इंटू AN। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अच्छा, मटेरियल में ये भी है कि सपोज अपने को हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर अगर बनाना हो, तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर अगर हमको बनाना हो तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करेंगे, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है कि रेजिस्टिविटी उसकी हाई होती है, और उस रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उसका एडी करंट क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लोज थ्रू आउट द कोर। अब देखिए यहाँ पर बी तो जनरेट हो रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफर किया ही जा रहा है ना, और यहाँ पर जो एरिया है, तो अगर एरिया थ्रू आउट पूरे कंस्ट्रक्शन में अगर सेम हो तो आपको फ्लक्स भी क्या मिलेगा, फ्लक्स आपको इधर भी फाई मिलेगा, इधर भी आपको फाई मिलेगा, और इधर भी आपको क्या मिलेगा, फाई, क्योंकि सारे जगह जो है कोर का एरिया क्या है, सेम है, तो फाई भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो और ये फाई का डायरेक्शन ऐसा ही नहीं है कि ऐसा क्लॉकवाइज दिखाएं तो क्लॉकवाइज होगा, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में अपने को हो सकता है। ठीक है, आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है या क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इट गेट्स सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इट गेट्स सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। कहने का मतलब है इस फ्लक्स के थ्रू हमको क्या ऑफर होगा, हम लोगों को मिलेगा एक एमएमएफ। ठीक है, एक एमएमएफ मिलेगा, इसको भी आगे हम देखेंगे, ये एमएमएफ मिलेगा, और इस फ्लक्स की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक रिलक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग एस से भी नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर से नोट किया। तो ये क्या दिख रहा है कि ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपका ये क्या हो गया, रिलक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये आर क्या है, रिलक्टेंस। ठीक है, आर इज रिलक्टेंस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या है। तो इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग, सो वाइंडिंग इज इजियर टू एक्सेस इन इट। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी, क्या बोल के कि भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि जो वाइंडिंग है वो कोर के ऊपर लपेटा गया है। ठीक है, मतलब ऊपर लपेट दिया तो क्या हो गया कि कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग के वायर्स को क्या कर दिया है, कोर के ऊपर लपेट दिए हैं। तो इस तरीके से आपको जैसे वाइंडिंग को अगर वाइंडिंग में अगर उसको वाइंडिंग को देखना हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसके वाइंडिंग को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है कि द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज लेस। कहने का मतलब है यहाँ पर कोर टाइप में आपको क्या करना है, इंसुलेशन देने की जो बारी आती है कि इंसुलेशन कैसे देना है, तो कोर टाइप में आपको इंसुलेशन जो देना है वो कम प्रोवाइड करना है। ठीक है, इंसुलेशन उसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक, नेक्स्ट जो टर्म है वो है कि लीकेज फ्लक्स इज हायर इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बिकॉज आउटर वाइंडिंग हैज सर्टेन फीड लाइन डोंट पास थ्रू द कोर। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को पिछले डायग्राम को थोड़ा सा फिर से अपन देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर ये आप ये देख लीजिए कि ये एचवी साइड है, राइट, यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम करंट को देखें तो करंट क्या हो रहा है कि करंट यहाँ से इस प्लेन स्क्रीन को क्या कर रहा है कि वहां से आउटवर्ड वो क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, आउटवर्ड क्या हो रही है, वो निकल रही है। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो फ्लक्स, इसको अपन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये अपने को करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, जो हम क्या हो रहा है कि प्लेन ऑफ पेपर से क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये उसकी वजह से फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो कि इस फ्लक्स का क्या सारा हिस्सा वाइंडिंग से इंटरेक्ट हो रहा है, इस फ्लक्स का क्या सारा हिस्सा वाइंडिंग से इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं, इसका आधा हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है, स्पेस में जा रहा है। ये मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, वहां पर जा रहा है। तो ये क्या है, फ्लक्स क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसका कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो जो अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है फ्लक्स का, वही क्या होगा हमारे लिए, लीकेज फ्लक्स। वही क्या होगा हमारे लिए, लीकेज फ्लक्स। तो हम क्या चाहेंगे कि वो लीकेज फ्लक्स क्या हो, कम हो।
ताकि हम क्या करें, जो भी फ्लक्स हमको ऑफर हो रहा है उसको फुली क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। बट इन केस ऑफ कोर ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, लीकेज फ्लक्स इज हायर, लीकेज फ्लक्स इज हायर। अब उसका मैंने कारण भी यहाँ दिया है कि आउटर वाइंडिंग है सर्टेन फील्ड लाइन डोंट पास थ्रू द कोर, जो कोर से क्या होती है, लिंक्ड अप नहीं हो पाती, स्पेस में लिंक्ड, मतलब स्पेस में ऐसा जाया जा रहा है, वो कोर के साथ क्या हो रही है, लिंक नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर का एक और ये पॉइंट कि रिपेयरिंग इज इजियर। अब रिपेयरिंग इजियर क्यों हो रहा है, रिपेयरिंग करनी होती है तो आइदर वाइंडिंग की होती है, ठीक है, वाइंडिंग की होती है, या फिर थोड़ा बहुत कभी इंसुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो वाइंडिंग से रिलेटेड ही आती हैं। तो इसका रिपेयर करना इजी है। अब इसका रिपेयर करना इजी क्यों है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग को हम लोग क्या किए, आउटर मतलब कोर के आउटर रीजन में ऐसा लपेट दिए हैं। ठीक है, तो कोर के आउटर में लपेटने की वजह से ही उनके मतलब वाइंडिंग्स को आप क्या कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि वाइंडिंग इज इजियर टू एक्सेस इन इट, तो अब जिस चीज को आप इजियर एक्सेस कर सकते हो, अगर वो बिगड़ता है तो उसको इजिली रिपेयर भी कर सकते हो, है कि नहीं, तो ये इजिली रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, in core type transformer, winding surrounds the core so it can easily radiate its heat। अब देखिए हीट से रिलेटेड अपने को कूलिंग सेक्शन भी देखना है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो वाइंडिंग है, देखो ये कोर हो गया, ठीक है, ये ऐसा मैंने इसको ऐसा बना दिया, एक सेक्शन बस देख लेते हैं, दूसरा नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, कोर के ऊपर क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया। अब सपोज वाइंडिंग्स में क्या फ्लो होंगी, वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होंगी। अगर करंट होगा तो करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये हीट को वाइंडिंग्स क्या कर सकती हैं, ईजिली रेडिएट कर सकती हैं। वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन क्या है, डायरेक्ट है, तो इसको क्या करेगा, वो इस हीट को ईजिली वो रेडिएट कर देगा टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसमें वाइंडिंग जो है वो आउटर रीजन में है। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोर क्या है, इनसाइड हो गया, कोर क्या हो गया, वाइंडिंग के अंदर कोर हो गया। तो कोर की कूलिंग क्या होगी, कोर की कूलिंग इजी होगी क्या, नहीं, कोर की कूलिंग इजी नहीं होगी, क्योंकि वो इनसाइड है, उसको खुद की भी हीटिंग झेलनी है और ऊपर से ये क्या बोलते हैं, वाइंडिंग का जो हीट रेडिएट होगा उसका भी हीट झेलना है। तो कुल मिला के उसकी जो कूलिंग है वो हमारे लिए इजी नहीं होती। किस टाइप में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने रीड किया कोर टाइप के बारे में, तो ये कोर टाइप के बारे में तो हो गया। बट हमारे पास क्या था, हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर थे कंस्ट्रक्शन वाइज, कोर के कंस्ट्रक्शन वाइज। एक था आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक है आपका शेल टाइप। तो शेल टाइप हम लोग देख लेते हैं। शेल टाइप में क्या दिया है कि शेल टाइप में आप जैसे देख रहे हो, ये डायग्राम हम लोगों ने जो दिया है उसमें देखिए कि अब कोर को और शेल को थोड़ा सा आप रिलेटिवली थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ोगे, थोड़ा सा कंपैरिजन लेवल पे अगर रीड करोगे तो बहुत ही जल्दी इसका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली है कैसा। ठीक है, तो अगर अपन लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों को बाकी बुक में जो बेसिक जो डायग्राम जो प्रोवाइड होता है, तो वो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे वाइंडिंग्स एक इधर दिखा देता है ऐसा, और एक वाइंडिंग जो बोल देता है इधर इधर, और इसको ऐसे दिखा देता है LV और HV, आप जैसा भी दिखाना चाहें, क्योंकि अगर चलो ठीक है प्राइमरी दिखा देते हैं और ये हो गया क्या, सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन कनेक्शन ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है, बिल्कुल सेम टाइप है, ऐसा कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में देखिए, सॉरी सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में जो देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो कोर है वो ऐसे बटा हुआ है, देखिए आउटर लिम्ब में बटा हुआ है और एक क्या है उसके बीच सेंट्रल लिम्ब है। ठीक है, ये पूरा जो सेक्शन है वो क्या है, ये पूरा जो सेक्शन है वो हमारे लिए कोर है, ये क्या है, कोर है। और यहाँ पर कोर का ये जो है वो क्या है, आउटर लिम्ब है। ठीक है, ये क्या हो गया, आउटर लिम्ब, और ये जो हो गया बीच का जो यहाँ पर जो स्टिल नजर आ रहा है वो है क्या अपने लिए, सेंट्रल लिम्ब। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या दिया है कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है टू पैरेलल पाथ में। कैसे, अब देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में कि हम लोगों ने जिसकी वाइंडिंग जो प्रोवाइड की है वो ऐसा है। ठीक है,
वाइंडिंग जो होंगी कहाँ पर है, वाइंडिंग्स जो है वो सेंट्रल लिम्ब पर अवेलेबल है। वाइंडिंग्स आर वाउंड अराउंड सेंट्रल लिम्ब, ठीक है, सेंट्रल लिम्ब। ठीक, तो सेंट्रल लिम्ब के ऊपर ऐसे हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, पहले एलवी, उसके बाद एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी, ऐसे एलवी एचवी के वाइंडिंग्स को ऐसा क्या कर देंगे, सेंट्रल लिम्ब पर वाउंड कर देंगे। तो सेंट्रल लिम्ब पर वाउंड करने पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, तो ये देखो, जैसे एरिया मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, a/2, मतलब सेंट्रल लिम्ब का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, सेंट्रल लिम्ब का अगर एरिया a है तो इधर जो आउटर लिम्ब है, आउटर लिम्ब में दोनों साइड क्या होगा, a/2 तो यहाँ पर देख रहे हो कि इधर के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और इधर के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन इज दिस। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है कि दो हिस्सों में बट जा रहा है। ठीक है, a/2 एरिया के लिए अलग बट गया, a/2 एरिया के लिए अलग बट गया, तो उसमें एरिया अगर आधा हो गया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पर कोर के साथ वो स्टील लैमिनेशन के साथ ये जो ऑफर्ड मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो वहां पर इंटरैक्ट होती है तो ठीक है, तो फ्लक्स जो है अगर एरिया आपका हाफ है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने लिखा कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पैरेलल पाथ। ठीक है, तो अब इनको जो पैरेलल पाथ मिला है तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करेगा। तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करेगा, तो ये देखो, ये जो मैंने दिया है वो सेंट्रल लिम्ब के लिए ये है रिलक्टेंस ऑन सेंट्रल लिम्ब। ठीक है, सेंट्रल लिम्ब, और ये जो RO से हम लोगों ने नोट किया ये दैट RO, तो ये क्या हो गया, रिलक्टेंस कहाँ के, आउटर लिम्ब्स के। ठीक है, आउटर लिम्ब्स के रिलक्टेंस है। ठीक है, तो आउटर लिम्ब्स के रिलक्टेंस ही हो गया। और ये तो ये देखो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, पूरा मैग्नेटिक कपल्ड है तो इसको मैग्नेटिक सर्किट तो लेना ही पड़ेगा, तो इट गेट्स पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो अब देख लेते हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में भी और क्या कौन कौन से पॉइंट है जिसपे अपने को डिस्कस करना है, ध्यान देना है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय कोर, कंस्ट्रक्शन से दिखता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि भाई ये ऐसा बीच में ऐसा, मतलब ये अपना सेंट्रल हम लोगों ने लिम्ब बना लिया। ठीक है, सेंट्रल लिम्ब हम लोगों ने बना लिया, और इसके ऊपर क्या करते हो आप, इसके ऊपर LV HV वाइंडिंग आप यहीं पे करते हो। इधर अगर सपोज ले लिया LV और इधर ले लिए क्या, HV, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वाइंडिंग है वो क्या है, सराउंडेड बाय कोर। अब कोर से कैसे सराउंड है, क्योंकि इधर के जो लिम्स हैं, आउटर लिम्स, इसमें कोई भी क्या नहीं किया गया है, वाइंडिंग्स है नहीं, वाइंडिंग सिर्फ सेंट्रल लिम्ब पर है। तो ये क्या हो रहा है कि कोर ये ऐसा है। ठीक है, और उसके इनसाइड क्या हो रहा है, वाइंडिंग्स मिल रहे हैं, उसके इनसाइड क्या हो रहा है, वाइंडिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे जस्टिफाई करेंगे अपन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो है, मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग्स। अब एक साथ ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको कोर से क्या करना पड़ेगा, दोनों LV HV के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इनके बीच का LV HV दोनों जो एक साथ ऐसे कनेक्टेड हैं एक ही सेंट्रल लिम्ब पर, तो ऐसे करने से इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वाइंडिंग्स के बीच में वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के जो शेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है वो क्या मांग रहा है कि मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग्स। ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज मोर सपोर्ट सो इट बेटर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। क्यों, देखो वहां हम लोग देखे थे कि भाई जो मतलब उसमें
कोर टाइप में तो यहाँ पर वाइंडिंग था, सारा वाइंडिंग इधर दिया हुआ है, सारा वाइंडिंग इधर दिया हुआ है, ठीक है। इनकी वाइंडिंग्स ऐसे आउटर लिम्स में देने की वजह से इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। जो मैकेनिकल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। बट इन केस आपको कोर ही है, यहाँ पर क्या है, कोर बस है, वाइंडिंग तो इनसाइड है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो वाइंडिंग के वाइब्रेशन को इजीली क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो इस वजह से क्या है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स के बारे में बात कर लें। लीकेज फ्लक्स देखो, एक ही जगह कोर है, एक ही जगह आपका वाइंडिंग्स है सारे, तो ये क्या होगा कि सारे जो कोर हैं वो आपको सेंट्रल, मतलब जितना भी फ्लक्स ऑफर होगा वो सारे सेंट्रल लिम्ब पे इंटरेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब इसमें लीकेज फ्लक्स भी क्या हो रहा है, लीकेज फ्लक्स आपका लेस हो रहा है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स क्या होगा, लीकेज फ्लक्स इज लेस बिकॉज इट्स वाइंडिंग इज डन एट सेंट्रल लिम्ब, ठीक है। बट सेंट्रल लिम्ब में आपका क्या है, वाइंडिंग्स है, तो क्या इन वाइंडिंग्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब अंदर की चीजें हैं तो आप उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इजीली उसके वाइंडिंग्स को अगर आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं इसका रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग इज इनसाइड, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर वाइंडिंग टू रेडिएट द हीट ऑल्सो। कहने का मतलब ये है कि वाइंडिंग्स अंदर हैं, ठीक है। कोर के अंदर क्या है, वाइंडिंग्स हैं, तो कोर के अंदर वाइंडिंग्स हैं तो कोर तो इजीली, कोर क्या हो जाएगा, कोर इजीली कूल हो जाएगा, वो अपनी हीट को इजीली क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। बट वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग तो इनसाइड द कोर पड़ रहा है ना, इनसाइड द कोर पड़ रहा है, तो इनसाइड कोर पड़ने की वजह से वो इजीली अपने हीट को रेडिएट नहीं कर पाएगी टू द एटमॉस्फेयर। तो इनका कूलिंग क्या है, शेल टाइप में वाइंडिंग्स की कूलिंग डिफिकल्ट है, बट कोर का जो कूलिंग है वो इजी है, बेटर है, ठीक है। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा कि वाइंडिंग्स की कूलिंग इजी है बट कोर का जो कूलिंग है वो इजी नहीं है, नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैंने ये पॉइंट तो पहले ही बता दिया कि कूलिंग ऑफ कोर इज बेटर इन शेल टाइप, है ना, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर का भी हम लोगों ने कूलिंग वगैरह सब देख लिया है, ठीक है। रिपेयरिंग भी इसका इजी नहीं हो पा रहा है, इजी एक्सेसिबल ही नहीं है इसका वाइंडिंग, तो ये रिपेयरिंग भी टफ है। तो मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है कोर टाइप और शेल टाइप में, इसको आप एक नजर अगर देख लेंगे तो आपको और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि कोर टाइप को बनाने में बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक वाइंडिंग्स लाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा करो, ठीक है। और यहाँ पर शेल टाइप को बनाने के लिए क्योंकि उसकी वाइंडिंग ना इनसाइड द कोर देनी पड़ती है, तो इसकी वजह से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू कोर टाइप, वो तो डिफिकल्ट ही है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वाइंडिंग्स आउटर में होती हैं, तो आउटर में वाइंडिंग्स होने की वजह से जो वाइब्रेशन है वो भी होगा। इससे क्या होता है कि कोर टाइप का जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कोर टाइप का जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो क्या होता है, लेस होता है। बट शेल टाइप में जैसा अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया कि मैकेनिकल सपोर्ट इनसाइड द वाइंडिंग होने की वजह से उसका जो वाइब्रेशन है ना, वाइंडिंग्स की वजह से जो वाइब्रेशन है उसको ये अपने आउटर जो लिम्ब है उसके थ्रू आसानी से बैलेंस कर सकता है। उसका कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा है, तो इसमें शेल टाइप में क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट इज मोर। अब मैंने अभी इसको डिस्कस किया क्या कि इजियर टू रिपेयर, मतलब आप इजी रिपेयर कर सकते हो कोर टाइप को। तो अगेन मैं बता दूं कि कोर टाइप को इजियर क्यों आप इतने जल्दी रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि रिपेयर करने के लिए क्या है कि वाइंडिंग्स का रिपेयर होता है। वाइंडिंग को रिपेयर करने के लिए आप क्या करोगे कि वाइंडिंग इजी एक्सेस हो, तो वाइंडिंग तो कोर टाइप में बाहर ही होता है, तो बाहर से ही रिपेयर हो जाएगा, इजियर है। लेकिन शेल टाइप में क्या है, शेल टाइप में आपका कोर इनसाइड होता है, तो इनसाइड होने की वजह से ये डिफिकल्ट टू क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ये इजिली रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन के लिए किसको यूज करेंगे,
कोर टाइप को, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखना कि हाई वोल्टेज और हाई पावर का अगर एप्लीकेशन है तो यू शुड गो फॉर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आपके पास लो वोल्टेज या लो पावर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप किसके थ्रू जाएंगे, हम लोग जाएंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। अब कूलिंग को तो आप समझ ही गए हैं कि कूलिंग किसकी इजियर है। अगर हम बात करें किसकी, वाइंडिंग्स की कूलिंग की, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात करें, वाइंडिंग की कूलिंग की। ठीक है, कोर की कूलिंग की बात नहीं चल रही है, वाइंडिंग की कूलिंग की बात करें तो वाइंडिंग की कूलिंग अगर करेंगे तो इजियर कूलिंग है, और यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग्स की कूलिंग जो है वो डिफिकल्ट है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। अगर कोर की कूलिंग की बात करें तो कोर टाइप में कोर की कूलिंग इजी नहीं है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और शेल टाइप में कोर की कूलिंग बहुत ही बेटर है एज कंपेयर टू कोर टाइप। ठीक है, अब ये हम लोगों ने इंसुलेशन लेवल को देखा कि लो इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। अगर हम लोग सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए कोर टाइप बना रहे हैं और शेल टाइप बना रहे हैं तो कोर टाइप में आपको जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो लेस है, और शेल टाइप में जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोर कॉपर रिक्वायर्ड। कॉपर तो वाकई में इसमें ज्यादा लगेगा, किसमें, आपके कोर टाइप में, क्योंकि दो दो लिम्स आपके हैं और दो दो लिम्स में आपको क्या करना है, तार को लपेटना है। तो कुल मिला के तार को लपेटने के लिए तो कौन सी वायर यूज कर रहे हैं अपन यूज कर रहे हैं कॉपर वायर। तो कॉपर वायर की डिमांड तो बढ़ी गई, तो मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और इसमें एक ही सेंट्रल लिम में क्या करना है, आपको वाइंडिंग्स प्रोवाइड करना है, तो उतना कॉपर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी किसमें, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब लीकेज फ्लक्स का भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, कि लीकेज फ्लक्स किसमें ज्यादा होता है, लीकेज फ्लक्स आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा होता है, और लेस किसमें होगा लीकेज फ्लक्स, शेल टाइप में। कोर टाइप में क्या होता है कि आधा से ज्यादा वो जो खाली स्पेस है वहां पर क्या करते हैं कि वाइंडिंग्स का जो आधा से ज्यादा जो फ्लक्स वो प्रोड्यूस किए रहते हैं वो कोर में इंटरैक्ट नहीं करता। ठीक है, कोर में इंटरैक्ट नहीं करता, तो क्या होता है कि ये जो लीकेज जो फ्लक्स है जो यूटिलाइज नहीं होता या जो इंटरैक्ट नहीं होता स्टील लैमिनेशन से, वो अपने लिए क्या है, लीकेज है। ठीक है, तो ये लीकेज जो है वो कोर टाइप में ज्यादा होता है और शेल टाइप में कम होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हम लोग देने जा रहे हैं वो है कि वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखा कि वाइंडिंग जो है वो कोर के आगे पीछे क्या कर देते हैं, हम लोग लपेट देते हैं, और बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोर जो है वो वाइंडिंग के सराउंडिंग में होता है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर रहे हो, इसको भी सेंट्रल लिम में लपेट रहे हो, लेकिन इसका जो आउटर लिम है वो इसको क्या करके रखा है, घेर के रखा है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन हो गया आपका कोर टाइप और शेल टाइप में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, कोर के पूरे कंस्ट्रक्शन को, मटेरियल से लेके कंस्ट्रक्शन के टाइप्स को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। अगले जो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाइंडिंग्स, क्योंकि एक पोर्शन बचा है अपना वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स को अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखो जेई में इतना कोई खास बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, थ्योरेटिकल बेस पे बहुत ही लाइट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस अपने दिमाग की बत्ती जला के रखनी है। ठीक है, चलिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज। तो चेंज क्या करेगा, चेंज जो करना है तो आप रिमाइंड करो कि क्या चेंज होता है। तो चेंज के लेवल में हम लोगों को मिला था एक वोल्टेज और एक मिला था करंट। ठीक है, ना तो पावर मिला था और ना ही हमको फ्रीक्वेंसी दी गई थी। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट, तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना भाई। यहाँ पर लेवल ऑफ वोल्टेज लिखा है, पावर लेवल बोला है, पावर फैक्टर बोला है, फ्रीक्वेंसी बोला है। तो ये तीन बंदों को तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं है ट्रांसफार्मर का जिसमें ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट लेवल। ठीक है, तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में जो बोला है कि ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो आपको पता है कि वी वेरिंग में है,
ठीक है, और आई वेरिंग में है बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन वेरिंग क्वांटिटी। तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही खोजना है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन सारे को कई बार ऐसा होता है कि अपन जल्दबाजी में इसको चूज कर लेते हैं। हाँ, वोल्टेज करंट ऐसा होता है कई बार। ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। तो पावर ट्रांसफार्मर देखो, जितना भी ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देखा है उसमें क्या है, स्टैटिक पार्ट तो होता नहीं है, सॉरी रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। रोटेटिंग अगर होता है तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से अलग से लॉसेस झेलने पड़ते हैं। इस वजह से क्या होता है कि रोटेशनल जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी रोटेटिंग मशीन्स हैं, उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत ही नीचे होता है एज कम्पेयर टू किसके, ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो बहुत होता है, इवन 90% से अबव। तो हम लोगों को यहाँ पर 90% से अबव एक ही ऑप्शन है, 95%। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 95%। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 में, द आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स, the iron core in a transformer provides blank path to main flux। तो आप याद करिए कि क्या चीज है, तो सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। लो रिलक्टेंस है, हाई रिलक्टेंस है, और लो रेजिस्टेंस है, हाई कंडक्टिविटी है। तो देखो ये दो के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक कि लो रेजिस्टेंस है कि हाई कंडक्टिविटी है। हमको जो बेसिक आयरन कोर मिलता है, कोर के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि प्रॉपर्टी ये देखिए कि वो क्या करे, वो लो क्या हो, उसका रिलक्टेंस हो। ठीक है, लो रिलक्टेंस होना चाहिए, और हाई क्या होना चाहिए, हाई आपका परमेबिलिटी होना चाहिए। तो ये हाई परमेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट विच इज लो रिलक्टेंस। हमको क्या करना है, आयरन कोर में ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करेगा, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। जनरली क्या होता है कि फ्लक्स को हम लोग ये चाहते हैं कि उसका जितना अपोजिशन फैक्टर हो वो क्या हो, कम हो, ताकि इजिली फ्लक्स क्या कर सके, कोर से इंटरैक्ट हो सके। ठीक है, तो फ्लक्स को अपोजिशन कम देने के लिए हम लोग कैसा करते हैं, उसको अपोज करने की क्वांटिटी एक ही है, रिलक्टेंस। ठीक है, तो इस रिलक्टेंस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो काम है वो फ्लक्स ऑफर्ड टू स्टिल लैमिनेशन का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर लो रिलक्टेंस हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर ट्रांसफार्मर का जो है उसमें क्या होना चाहिए, उसकी वाइंडिंग्स में बेसिकली क्या होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा है क्या कि ये हो गया एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा है सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट, तीसरा है वायर ऑफ सेम साइज, चौथा है सेम नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर सेम नंबर ऑफ टर्न्स देती हो, क्योंकि प्राइमरी में अलग और सेकेंडरी में अलग होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। सेम वायर साइज, ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो भी वाइंडिंग्स में आप वायर देते हो उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है या जो साइज है वो इक्विवेलेंट होता है। तो सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट, ये भी नहीं, क्योंकि सेपरेट हम लोग मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में एक ही फ्लक्स फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी का अपना अलग फ्लक्स है और इसका अलग फ्लक्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। इफ अ ट्रांसफार्मर इज कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड, ठीक है, ध्यान से देखो कि अगर कोई ट्रांसफार्मर जो है वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट हो रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल ऑकर इन, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो ऑकर होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है, क्या कोर पर होगा या वाइंडिंग पर होगा या टैंक पर होगा या किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है ना, हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको वाइंडिंग्स के पास मिलती हैं, क्योंकि करंट फ्लो होता है, करंट की वजह से आपको हीटिंग भी सहना पड़ता है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, वाइंडिंग्स। ठीक है, वाइंडिंग में आपको सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज मोस्ट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम ओवरहीटिंग इज, ओवरहीटिंग से सबसे पहले क्या डैमेज होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर ओवरहीटिंग हो जाती है तो सबसे पहले क्या डैमेज होगा, तो क्या डैमेज होगा,
सबसे पहले वाइंडिंग डैमेज नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि हाँ वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, तो वाइंडिंग डैमेज नहीं होगी। वाइंडिंग से पहले वाइंडिंग के इंसुलेशंस डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। वाइंडिंग से पहले क्या हो जाएगा, वाइंडिंग के इंसुलेशन डैमेज हो जाएंगे। तो ये इंसुलेशन डैमेज होगा कैसे, क्योंकि क्या होता है इसी इंसुलेशन में इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जब हीटिंग होता है तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, वोल्टेज पे। वोल्टेज से सीधा कर देखें तो अपने को ऐसा होता है कि हाँ ये जो ओवर हीटिंग होती है ओवरऑल वाइंडिंग में क्या होती है, करंट की वजह से। अब वाइंडिंग में करंट वाइंडिंग को बंद नहीं करता, सबसे पहले उसके इंसुलेशन को ब्रेक करता है, देन आफ्टर वो किसको अटैक करेगा, वाइंडिंग्स पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज वाइंडिंग इंसुलेशन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर 8 जो है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग शुड हैव। तो आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोगों ने अभी किया नहीं है आइडियल ट्रांसफार्मर, राइट। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड, ये तो नहीं लगता। लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड, इक्वल रेजिस्टेंस, नो ओमिक रेजिस्टेंस। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे पास कोई ओमिक रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, कोई ओमिक लॉसेस हमारे पास और अदर अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस हैं। तो ये लॉसेस तो एटलीस्ट ना हो, ये हम चाहेंगे, ठीक है। तो आइडियल में क्या हो जाएगा कि ऐसे ओमिक लॉसेस को क्या कर दो, आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे ओमिक लॉसेस को आप क्या करो, नेग्लेक्ट करो। तो इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड, ठीक है। तो ऑयल का जिक्र मैंने किया था मतलब इस क्लास में कि कूलिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को यूज करते हैं। तो कूलिंग आ गया, ये कूलिंग, ठीक है। और ऊपर से ऑयल पेंट्स यूज करते हैं किस चीज के लिए, इंसुलेशन के लिए। तो ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो है ऑयल का ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा कि व्हेन क्वेश्चन थोड़ा सा, व्हेन आर एडी करंट लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर रिड्यूस्ड, आपके ट्रांसफार्मर में एडी करंट कैसे कम किए जा सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया है, पहले भी डिस्कस किया है कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है। तो एडी करंट को यहाँ से डी से ही पढ़ लेते हैं कि इफ लैमिनेशंस आर थिन, if the number of turns in secondary windings is reduced, if the number of turns in primary winding is reduced, और लास्ट ऑप्शन है if lamination are thick। तो हम लोगों को जो देना है वो क्या देना है, थिन लैमिनेशन स्टिल्स, मतलब थिन लैमिनेशन आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि एडी करंट लॉस क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पूरा कंस्ट्रक्शन जो है कोर का, ठीक है, पूरा जो कंस्ट्रक्शन है कोर का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो देखना है आगे का वाइंडिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, वो भी हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इन सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, ठीक है, और तैयारी करिए, ठीक। बाकी और कोई अगर आपके पास क्वेरीज या कुछ अगर दिक्कतें हैं तो आप इन सब में क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।